नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे एलआईसी के मल्टी कैप फंड की, और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर दीक्षित मित्तल हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटी एलआईसी म्यूचुअल फंड से। दीक्षित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और तमाम डिटेल समझेंगे एलआईसी के इस मल्टी कैप फंड की, क्या अप्रोच आपकी रहती है, किन किन सेक्टर्स में एक्सपोजर आप ले रहे हैं और क्या इन्वेस्टमेंट राशनाले है, और तमाम डिटेल्स इस फंड्स के हमारे व्यूअर्स के सामने रखेंगे। बट आप कनेक्टेड हैं तो क्विकली पहले एक व्यू मार्केट्स पर भी ले लेते हैं। करंट मार्केट कंडीशन पर आपका व्यू क्या है, जहां पर हम इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं, फिर चाहे वो निफ्टी बैंक हो, मिड कैप्स हो, या फिर बाकी सेक्टर्स ही क्यों ना हो। अर्निंग्स का मेजर पोर्शन हमारे सामने है। सो फार अंडरस्टैंडिंग यहाँ से फर्दर मार्केट मूव को लेकर आपकी क्या है? नमस्कार, धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। तो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो लास्ट अगस्त 2024 से लेकर अभी हम नवंबर 2025 में हैं, तो मतलब करीब करीब 1.25 से 1.5 साल हो गया। तो मार्केट एक रेंज बाउंड तरीके में चल रहा है। तो बट अगर हम लास्ट 1.25 साल की बात करें तो काफ़ी ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं। चाहे आप टैरिफ वॉर ले लीजिए, जियोपॉलिटिकल इश्यूज ले लीजिए, और हमारा जो अर्निंग ग्रोथ है जो कॉर्पोरेट इंडिया का, वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। तो उस नजरिए से हम देखेंगे तो जो भी चीजें हुई हैं, तो मार्केट एक रेंज बाउंड में रहा है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा आउटकम है कि प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, हमने टाइम करेक्शन में ही समय बिताया है। तो आगे जाके मेरे को ये लगता है कि मार्केट एक वेट कर रहा है पॉजिटिव ट्रिगर का, जो कि फंडामेंटली बात करें तो वो अर्निंग से आ सकता है। तो अभी जो कॉर्पोरेट्स के जो अर्निंग्स भी आए हैं, इवन जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं और फर्स्ट हाफ का जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें हमारा अर्निंग ग्रोथ अभी भी थोड़ा सा म्यूटेड है। मिड 5 से 7% का ही एग्रीगेट बेसिस पे अर्निंग ग्रोथ है। बट यहाँ से हमको आशा है कि थर्ड क्वार्टर से अर्निंग ग्रोथ में थोड़ा सा पिकअप दिख सकता है। क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है मार्केट का, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स का जो कमेंट्री आया है, उससे ये लग रहा है कि सबका मार्जिन बॉटम आउट हो गया है। यहाँ से इंक्रीमेंटली जो अर्निंग है, यहाँ से और थोड़ा सा उसमें तेजी आनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने फोकस किया है कंजम्पशन सेक्टर के रिवाइवल पे लास्ट 6 महीने में, और आरबीआई का जो सपोर्ट रहा है, उसके कारण लगता है कि कंजम्पशन सेक्टर भी एक थर्ड क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अगर मार्केट के दो बड़े सेक्टर जो कि कंजम्पशन है और बैंकिंग है, वहाँ पे अर्निंग में थोड़ा सा तेजी दिखेगा, तो हमारा ये आशा है कि थर्ड क्वार्टर से मार्केट को पॉजिटिव ट्रिगर मिल सकता है। और तब तक ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो यूएस के साथ जो टैरिफ का बातचीत चल रहा है, उसका भी एक पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। तो अगर ये सब चीजें पैन आउट हो जाती हैं, तो मेरे को लगता है कि मार्केट एक नई दिशा में जा सकता है थर्ड क्वार्टर के अर्निंग के बाद। तो अभी जो भी मार्केट का लेवल है, वो मार्केट का अर्निंग ही डिसाइड करेगा। तो अभी उम्मीद यही है कि थर्ड क्वार्टर से अर्निंग थोड़ा सा पिकअप होगा, और टैरिफ थोड़ा सा जो भी बातें चल रही हैं पॉजिटिव दिशा में जाएंगी। तो उसके बाद हमारा ये व्यू है कि मार्केट एक पॉजिटिव दिशा में जो अपना अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर सकता है आफ्टर दीज इवेंट्स। ओके अच्छा, आपने कंजम्पशन की बात की, बैंक फाइनेंशियल्स की बात की, यानी वैल्यूएशंस हो या ग्रोथ हो, सबसे ज्यादा कंफर्ट आपका इन्हीं तो पॉकेट्स पर है या और कहीं भी है? नहीं, हमारे अगर सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी तो है ही, कंजम्पशन है, और उसके साथ हमारा जो बुलिश व्यू है वो इंडस्ट्रियल्स पे भी है, जो कि कैपिटल गुड्स में है। स्पेसिफिकली जो कंपनीज पावर सेक्टर में काम कर रही हैं, पावर के जो अभी इंडिया में पावर के सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, पावर जनरेशन में भी चल रहा है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी चल रहा है, रिन्यूएबल में भी चल रहा है। तो जो कंपनीज ये वैल्यू चेन में काम कर रही हैं, और साथ में जो कंपनीज डेटा सेंटर के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई हैं, तो ये सब सेक्टर में हमारा एक पॉजिटिव व्यू है। और कॉन्ट्रेंट बेसिस पे हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट में भी हमारा एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, बिकॉज हमको ये उम्मीद है कि जो टैरिफ इशू है वो थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो सकता है नेक्स्ट 1-2 महीने में। अगर वो हो जाता है तो हमारा एक्सपोर्ट भी वापस रिवाइव करने का पोटेंशियल रखता है। तो कंजम्पशन, प्राइवेट बैंक्स एंड एनबीएफसीज, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकली पावर एंड डेटा सेंटर ओरिएंटेड, और एक्सपोर्ट, ये थीम पे हम ओवरऑल बेट कर रहे हैं। ओके चलिए, एक्सपोर्ट्स पर मैं आगे बातचीत करूंगी जब फंड की डिटेल्स को आपसे समझेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने मेंशन किया कि आप वहाँ एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू एलआईसी एमएफ मल्टी कैप फंड पर,
तो मैं देख भी रही थी अक्टूबर 22 में ये फंड आया था और तब से लेकर अब तक 74% के आसपास के रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं। 3 साल की परफॉर्मेंस भी 73-74% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स रहे हैं, 2 साल में 47% और 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 4% के आसपास के रिटर्न्स रहे हैं, कंसीडरिंग मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। और अगर हम इस फंड के एक्सपोजर को समझें तो लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तीनों ही बास्केट में, तीनों ही कैटेगरीज में इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। तो दीक्षित जी, सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट राशनाले इस मल्टी कैप फंड को लेकर क्या है? क्योंकि और बहुत सारे हाउसेस की तरफ से, ज़्यादातर हाउसेस की तरफ से इनफैक्ट मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी मौजूद है, लेकिन अगर हम यूएसपी समझना चाहें LIC-MF मल्टी कैप फंड की, तो आपके हिसाब से क्या है इन्वेस्टमेंट राशनाले आपका इस फंड को लेकर क्या है? जी, तो ये हमारा जो फंड है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक व्यू लेके चलते हैं। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है आज की डेट में वो PEG रेशियो फ्रेमवर्क पे है, पैग पी डिवाइड बाय ग्रोथ। तो हमारा ये मानना है कि इंडिया जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इन्वेस्टर्स को एक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच अगर लेके चलते हैं तो उसमें एक सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन का एक ज़्यादा चांस रहता है। बट उसी टाइम पे हम देखेंगे कि इंडिया में काफ़ी जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन मल्टीपल नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज मार्केट उसको ग्रोथ की लॉन्जिविटी को फैक्टर इन करना चाहता है। तो हमने अगर दोनों को कंबाइन करके हम बात करें पी और ग्रोथ, तो इसको कॉम्बिनेशन को लेके हम पोर्टफोलियो बनाने का कोशिश करते हैं। तो हमारा ये कोशिश रहता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो लेवल का जो PEG रेशियो है वो एक पर्टिकुलर बैंड में रहे, जो कि हम इंटरेस्ट रेट्स को देख के, अर्निंग ग्रोथ को देख के थोड़ा सा डिसाइड करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो आज की डेट में जो हमारा जो बैंड है वो 1.3 टू 1.7 का बैंड है। तो हमारा ये कोशिश रहता है कि पोर्टफोलियो का जो अर्निंग है जो कि मार्केट की अर्निंग को आउट परफॉर्म करे, और हमारा जो PEG रेशियो का बैंड है इस बैंड में रहे 1.3 टू 1.7। तो उस केस में अगर हमने पोर्टफोलियो बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि अर्निंग ग्रोथ भी अच्छा हो और वैल्यूएशन भी हमारे कंफर्ट बैंड में हो, तो उसके हिसाब से हमारा ये व्यू है कि अगर हमने पोर्टफोलियो को एक पर्टिकुलर बैंड में लिया तो जो अर्निंग ग्रोथ जो पोर्टफोलियो की कंपनीज डिलीवर करेंगी उस टाइप का हम इन्वेस्टर्स को कैपिटल एप्रिसिएशन मिलने का संभावना हो जाता है। तो इस फिलॉसफी हम काम करते हैं। तो इसमें हम लोग अगर हमको ये देखना है कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप एनीवेज 25% तो हमको रखना ही है, जो कि कैटेगरी का एक रूल है। बट जो बाकी 25% बचा है हमारे पास, जो लीवे बचा है, उसको हम ऐसा डिवाइड करते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो का अर्निंग ग्रोथ मैक्सिमाइज हो जाए और PEG रेशियो हमारे बैंड में आ जाए। तो अगर किसी टाइम पे स्मॉल कैप सेक्टर एज ए होल अच्छा लगता है तो उसमें जो बाकी 25% है उसमें स्मॉल कैप ओवरवेट चले जाते हैं, और इसी टाइम पे अगर मान लो स्मॉल कैप कहीं बबल टेरिटरी पे चले गए तो हमारे पास मिड कैप और लार्ज कैप का ऑप्शन है। तो हम उस हिसाब से ये फ्रेमवर्क में काम करते हैं, तो जो कि आउटकम अभी तक हमको अच्छी दे रहा है। और आज की डेट में हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड है। 38% लार्ज कैप्स हैं, अराउंड 30% स्मॉल कैप्स हैं और 26-27% मिड कैप्स हैं। तो बैलेंस्ड वे में पोर्टफोलियो भी रन हो रहा है। ओके, अच्छा, चलिए मैं सेक्टर्स पर आऊँ, उससे पहले लार्ज कैप्स मिड कैप्स की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि आपने भी एलोकेशन बताया। जो मैंने सुना, आपने बताया 38% लार्ज कैप्स में, 37% स्मॉल कैप्स में और अराउंड 27-28% शायद आपने मेंशन किया स्मॉल कैप्स में। तो यानी लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में ऑलमोस्ट बराबरी का आपने एक्सपोजर रखा हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी जो रही है लार्ज कैप्स वर्सेस मिड कैप्स वर्सेस स्मॉल कैप्स, ये पहले से ही ऐसे एज इट इज ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स कंटिन्यू हुई है, या फिर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से भी आप चेंज करते हैं? जी नहीं, ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से हम उसको एक्टिवली चेंज करते हैं। जो भी बकेट हमारे वैल्यूएशन फ्रेमवर्क में आता है उसका ओवरवेट चले जाते हैं। तो अगर लास्ट 3 साल की बात करें, जब से हमारा फंड चल रहा है, तो एक टाइम पे हमारा स्मॉल कैप प्रपोर्शन 40% भी हो गया था, आज की डेट में 30% है, बीच में 35 भी था। तो ये डे टू डे बेसिस पे या क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन विजिबिलिटी वो चेंज होता रहता है। तो आज की डेट में 30% हमारे पास स्मॉल कैप है, 27% मिड कैप है और 38% लार्ज कैप्स। ओके, 27% आपने मिड कैप्स कहा, तो मिड कैप्स में आपका जो ये एक्सपोजर है 27% का, ये आपने क्या रिसेंटली कम ज्यादा किया है? जी, हमारा जो एवरेज रहा है 26 से 30 के बीच में रहा है लास्ट 3 साल में। तो मिड कैप में बहुत ज्यादा वेरिएशन हमने नहीं किया है, बट लार्ज और स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा वेरिएशन हुआ है। ओके, और मिड कैप और स्मॉल कैप्स में करंट मार्केट्स में वैल्यूएशंस आपको कैसी लग रही हैं? जी, हम बेसिकली अगर हम वैल्यूएशन की बात करें लार्ज कैप स्पेस में, तो वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन पे लग रहा है। बिकॉज अगर निफ्टी 50 की बात करें
तो हम लोग 21 के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं, जो कि हमको ये लगता है कि फेयर है, बिकॉज आज की डेट में अगर 6.5% का हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड चल रहा है 10 ईयर जीसेक, तो उसके कंटेक्स्ट में हम देखेंगे तो मार्केट अगर 20-21 की मल्टीपल पे चल रहा है तो वो फेयर है। तो मैं कहूंगा कि लार्ज कैप फेयर वैल्यू टेरिटरी में है, और स्मॉल कैप में हमको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लेना पड़ता है, बिकॉज काफी पॉकेट्स में फ्रॉथ भी है, काफी पॉकेट्स अच्छा भी हैं। तो स्मॉल कैप एक थोड़ा सा बॉटम अप सेगमेंट हो जाता है, हमको थोड़ा बारीकी से कंपनी स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक लेके चलना पड़ता है। तो स्मॉल कैप में व्यू देना कि ब्लैंकेट में ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड है, वो ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज उसमें सेक्टर स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक काफी चीज होती है। बट लार्ज कैप मेरे हिसाब से अभी फेयरली वैल्यूड है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरे पास लार्ज कैप मिड कैप्स को लेकर, फिर मैं सेक्टर एलोकेशन पर भी बातचीत करूंगी। आपने एलोकेशन तो समझाया कि कितना किस में है, 27% मिड कैप्स, 30% प्लस स्मॉल कैप्स एंड सिमिलरली लार्ज कैप्स। तो ये जो एलोकेशन है लार्ज कैप्स वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप, ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं? वैल्यूएशंस हैं, ग्रोथ है, सेक्टर है, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर जब थोड़ा डर होता है मार्केट में तब आप थोड़ा सा एक्सपोजर कम करते हैं? एग्जैक्टली अप्रोच कैसे और कब चेंज होती है इन तीनों कैटेगरीज को लेकर? अप्रोच के तौर पे हमारा ये कोशिश रहता है कि जो सेक्टर में या जो स्टॉक में हमको अर्निंग विजिबिलिटी है और जो जिसकी अर्निंग्स पे हमको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है और हमारे वो वैल्यूएशन बैंड में बैठ रहा है, तो उस पे हम एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो आज की डेट में अगर हमारे पास लार्ज कैप्स में जस्ट एज ए एग्जांपल के तौर पे अगर किसी सेक्टर में अर्निंग विजिबिलिटी हमको दिखा कि यहाँ पे एटलीस्ट इतना 15% या 12% जो भी है अर्निंग ग्रोथ आएगा, और वो काफी कॉन्फिडेंस लेवल हमारा अगर हाई है और हमारे वैल्यूएशन बैंड में है, तो उसमें हम एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो हम ये पहले सोच के नहीं लेते हैं कि हमको लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाना है कि मिड कैप में या स्मॉल कैप में। जैसे ही हमारे पास मौका आता है, जिस स्टॉक में जिस सेक्टर में हमको एक कंफर्ट आता है कि ये कंपनी इतना अर्निंग ग्रोथ डिलीवर कर जाएगी विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, और हमारा बैंड में बैठ रहा है वैल्यूएशन बैंड जो कि 1.3 to 1.7 टाइम्स पैग रेशियो है ऑन पोर्टफोलियो लेवल, तो उसके हिसाब से हम कर देते हैं। बट अगर किसी कारणवश वो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो हम उसको वेट में एडजस्ट कर देते हैं कि हमको स्टॉक अच्छा लगता है बट थोड़ा सा वैल्यूएशन जा रहा है तो थोड़ा वेट ले लेते हैं, ताकि पोर्टफोलियो का पीजी रेशियो हमारे बैंड के बाहर नहीं जाए। और जैसे ही हमारा वैल्यूएशन कंफर्ट में आता है तो धीरे धीरे करके उसका एलोकेशन बढ़ाते हैं। तो जो पोर्टफोलियो का जो फाइनल एलोकेशन है वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है: अर्निंग विजिबिलिटी, वैल्यूएशन बैंड, और अर्निंग्स में कितना कंफर्ट है, कितना कॉन्फिडेंस हमको आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम कॉल लेते हैं। तो उसका जो आउटकम है वो फाइनल एलोकेशन में आता है। ओके ओके। अच्छा, चलिए अब पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल इस मल्टी कैप फंड का, वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स या फिर सेक्टर टॉप सेक्टर एक्सपोजर्स? जी, पोर्टफोलियो हमारा काफी डाइवर्सिफाइड है। एज ए फंड हाउस हम थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन पे ही फोकस करते हैं। तो आज की डेट में अराउंड 75 के आसपास टोटल स्टॉक्स हैं, 75 to 78 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो में। और सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टोरल वेट डिपेंड करता है बेंचमार्क वेट के हिसाब से भी। बट आज की डेट में सबसे बड़ा हमारा एलोकेशन जो है ओवरवेट में अगर बात करूं तो हमारा कंज्यूमर सेक्टर में ओवरवेट है, इंडस्ट्रियल में ओवरवेट है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में अभी हमारा ओवरवेट चल रहा है ओवरऑल। ओके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में आप ओवरवेट है, मैं इसी टॉपिक पर आ जाती हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने शुरुआत में मेंशन किया। तो जब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ बाइफरकेट कीजिए कि एग्जैक्टली कहाँ पर आप बुलिश हैं, किन पैरामीटर्स पर आप बुलिश हैं, एग्जिस्टिंग एक्सपोजर परसेंटेज टर्म्स में कितना है? जी, तो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक तो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हो गया जो आईटी एंड फार्मा है, बट उस पे हमको हमारा व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का है। बट हमारा फोकस ये है कि जहाँ पे कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो चुकी हैं और जहाँ पे कंपनीज को कुछ ना कुछ एडवांटेज है, या तो कॉस्ट का एडवांटेज हो या टेक्नोलॉजी का एडवांटेज हो, या फिर हमारी आप बोल सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो हमारी ग्लोबल इनोवेटर के साथ, वहां पे कुछ हमको एडवांटेज हो, तो उस टाइप की कंपनी, उस टाइप के सेक्टर्स में हमारा फोकस रहता है। तो उसमें काफी कंपनीज हैं जो कि इंजीनियरिंग गुड स्पेस में है, जो कि ग्लोबल कंपनीज को इंजीनियरिंग पार्ट्स, चाहे वो एरोस्पेस के पार्ट्स हो या फिर आपका जो मशीनरी जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसके पार्ट्स हो, जो सप्लाई करती हैं, तो वहां पे हमारा फोकस है। फिर काफी निश कंपनीज हैं जो कि ग्लोबली वाइट लेबलिंग करके या खुद के ब्रांड में अमेरिकी बाजारों में या यूरोपियन बाजारों में जो चीजें बेचती हैं,
वहाँ पे हमारा फोकस है। बट जहाँ पे कंपनीज का कुछ एडवांटेज रहता है टेक्नोलॉजी लेवल पे, कॉस्ट लेवल पे या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे। सिमिलरली पोर्टफोलियो में देखेंगे तो फार्मा में जो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट जी। मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में पॉजिटिव व्यू है। तो जो कंपनीज ग्लोबल इनोवेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च प्रोवाइड कर रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके दे रही हैं, जहाँ पे उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बिकॉज अगर ग्लोबल इनोवेटर का कोई प्रोडक्ट अच्छा जाता है तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बैक एंड पे वो इंडिया, चाइना इस टाइप की कंट्रीज में होती है। तो जो जहाँ पे हमारा ऐसा वैल्यू चेन में इंटीग्रेटेड है वहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है ओवरऑल। तो एक्सपोर्ट एज ए थीम, और काफी चीज कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रही हैं वो इंपोर्ट राइट। रिप्लेसमेंट में भी है कि इंडिया में जो चीजें इंपोर्ट हो रही है उसको हम रिप्लेस भी कर रहे हैं। तो ये सेक्टर में हमारा ओवरऑल पॉजिटिव व्यू बन रहा है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज के शो में हम बात कर रहे हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीक्षित जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटीज़ में और एलआईसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। दीक्षित जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपने सेक्टर्स बताए कहाँ कहाँ आपका एलोकेशन है, किस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, अगर जो आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी होती है उस पर फोकस करते हैं। हालांकि आपने कहा कि आपका ध्यान रहता है कि अर्निंग विजिबिलिटी किस तरीके की है, अर्निंग्स उस कंपनी की कैसी आ रही हैं, वैल्यूएशंस को लेकर कितना कंफर्ट है, बट क्या यही पैरामीटर आपके ओवरऑल स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी पर रहते हैं? कैसे बायोफिकेट करते हैं, किन स्टॉक्स को पिक करना है, किस रिस्पेक्टिव सेक्टर से? कोई और पैरामीटर आप फॉलो करते हैं इस प्रोसेस के लिए? जी, तो हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो एक टॉप डाउन और बॉटम अप का कॉम्बिनेशन है। बिकॉज हमारा ये मानना है कि कोई भी कंपनी जिसमें सेक्टोरल टेलविंड नहीं है, मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो तो उनको एक चैलेंज हो जाता है ग्रोथ के लिए। तो सेक्टोरल टेलविंड एक बहुत जरूरी बात है। तो ये हमारा टॉप डाउन में आता है कि हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो अर्निंग ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उसमें कौन से सेक्टर उसको ड्राइव करेंगे। ड्राइव मतलब अगर कोई सेक्टर हमारा नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तो दैट मीन्स उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जीडीपी में आगे जाके बढ़ने वाला है और उसी सेक्टर में आगे जाके वेल्थ क्रिएशन होने वाली है। तो अगर हमने सेक्टर थोड़े से आइडेंटिफाई कर लिए कि जो हमारी जीडीपी को नेक्स्ट 3 से 5 साल में ड्राइव करेंगे, फिर हम उस सेक्टर में देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी कंपनियां प्रेजेंट हैं, कौन सी कंपनीज को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, कौन सी कंपनीज को इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। फिर वो हमारा जो एक कंपनीज का जो एक यूनिवर्स बन के आता है, फिर उसमें से हम लोग ये जो पैरामीटर्स हैं कि कंपनीज का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, उनके पास कुछ एडवांटेज है क्या कि विद इन द सेक्टर वो मार्केट शेयर गेन कर सकती हैं कि नहीं। तो जो सेक्टरल ग्रोथ रहेगा वो कंपनीज उस सेक्टर ग्रोथ को भी आउट परफॉर्म कर सकती हैं कि नहीं, उनका मैनेजमेंट का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका कैपिटल एलोकेशन कैसा रहा है और आगे जाके उनका विजन क्या है। बिकॉज काफी कंपनीज हो सकता है कि अच्छे सेक्टर में हो बट अगर मैनेजमेंट बहुत ही कंजर्वेटिव है और बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं कर रही है, और उसी के सामने अगर ऐसी कंपनी है कि जो सेक्टरल टेलविंड से को बेनिफिट लेने के लिए एग्रेसिवली इन्वेस्ट भी कर रही है, बैलेंस शीट पे भी ध्यान दे रही है, तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन से हम स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं। और फाइनल हमारा वैल्यूएशन पे कॉल रहता है कि हमारे अगर अर्निंग विजिबिलिटी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, सेक्टोरल टेलविंड्स हैं और किस वैल्यूएशन बैंड में हमको वो मिल रहा है, उसके हिसाब से हम कॉम्बिनेशन करके निकालते हैं ओवरऑल। तो ये कॉम्बिनेशन के बाद ही जो हमारा पोर्टफोलियो बनता है फिर वो है। एंड वेट जो हमारा स्टॉक का रहता है वो डिपेंडिंग ऑन कन्विक्शन, कि जिस स्टॉक में जिस सेक्टर में कन्विक्शन हाई है उसका वेट थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, जिसमें थोड़ा सा कन्विक्शन अभी लो है, जिसको हम सोचते हैं कि आगे जाके इसको थोड़ा ट्रैक पे रखना है तो कम वेट लेते हैं। जैसे जैसे कन्विक्शन आता है तो धीरे धीरे करके हम उसमें वेट बढ़ाते हैं। ओके, अच्छा, कन्विक्शन पर ही फिर एक और सवाल आपसे दीक्षित जी, जो स्टॉक पिकिंग आप कन्विक्शन के बेसिस पे करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपका कन्विक्शन जिन स्टॉक्स में है उनको कंसिडर अगर कर रहे हैं पोर्टफोलियो में तो डाइवर्सिफिकेशन को मैनेज करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है? मतलब इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट कि कन्विक्शन के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन को भी मैनेज कर पाना? जी नहीं, तो डाइवर्सिफिकेशन तो हमेशा ट्राई करते हैं कि डाइवर्सिफाइड रहे, क्योंकि हर स्टॉक पे हम सही जा सकते हैं। तो एक हिट रेट होता है, तो अगर गलत जाए तो उसमें जो डैमेज हो हमारे यूनिट होल्डर्स का वो मिनिमाइज हो। तो उसके हिसाब से हम पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्सिफाइड रखते हैं। तो अगर कोई स्मॉल कैप स्टॉक है तो उसमें हम 1% से 2% ये रेंज में हम इनिशियल एक्सपोजर लेते हैं। और उसके बाद अगर पोर्टफोलियो में स्टॉक अच्छा करता है उसका वेट अपने आप बढ़ जाता है, और अगर स्टॉक अच्छा नहीं करता है तो अपने आप उसका पोर्टफोलियो में वेट कम हो जाता है। तो अगर स्मॉल कैप है तो हम 1 से 2% के बीच में वेट रखते हैं। बट अगर मिड कैप और लार्ज कैप है तो उसमें हम थोड़ा सा वेट बढ़ा सकते हैं, बिकॉज उसका
उसमें लिक्विडिटी भी होती है, तो अगर कुछ गलत चलेगा तो हम उसमें एग्जिट भी जल्दी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन साइज, लिक्विडिटी के हिसाब से वेट रखते हैं, बट हमारा इंडिवर यही होता है कि पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखा जाए, ताकि अगर कोई गलती होती भी है तो उसका जो हमारे ओवरऑल एनएवी पे इम्पैक्ट है वो कंट्रोल किया जा सके। ओके। अच्छा, मार्केट वॉल्टिलिटी जब देखने को मिलते हैं यूजुअली, तब आपकी अप्रोच क्या होती है? कोई कोई स्ट्रैटेजी आपकी होती है डाउनसाइड रिस्क को मैनेज करने के लिए? जी, तो मार्केट की पार्ट एंड पार्सल है इक्विटी इन्वेस्टिंग का। तो मेरे हिसाब से मार्केट वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम मार्केट वॉलेटिलिटी से अगर कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है, जैसे रोज की रोज काफी न्यूज आती हैं, आज की डेट में तो न्यूज बहुत तेजी से बदलती हैं, ग्लोबली लोकली जो भी है, तो उसके उन न्यूज के हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी रहना अनिवार्य है। बट हम उस न्यूज का अगर किसी कंपनी या सेक्टर पे फंडामेंटल पे कुछ चेंज हो रहा है, उसकी अर्निंग जो हमारा ट्रेजेक्टरी है वो कुछ चेंज हो रही है, तो हम उस पर डेफिनेटली एक्शन लेते हैं। बट अदरवाइज अगर वो नॉइज है, उसका कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में कुछ इंपैक्ट होने वाला नहीं है, मार्केट जनरली न्यूज फ्लो के कारण वोलाटाइल है, तो हम उसमें ज्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर कोई इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वोलेटिलिटी तो थोड़ा सहना पड़ेगा। तो बट अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है तो ये वोलेटिलिटी इवन आउट हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाती है, तो ओवरऑल वो रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो जाती है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करें तो अगर पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो ऑब्वियसली एक आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा रिटर्न स्मूथ हो जाते हैं, बिकॉज कोई ऐसा साल आता है जहां पे स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे देते हैं, जहां पे लार्ज कैप चलते नहीं है, और कोई 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 साल ऐसा आता है कि लार्ज कैप स्टेबल है, स्मॉल कैप में थोड़ा करेक्शन आ जाता है। तो अगर पोर्टफोलियो को हम वेल बैलेंस्ड रखेंगे तो ओवरऑल वोलेटिलिटी पे थोड़ा सा कंट्रोल लग जाता है ओवरऑल। तो पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है मिड, स्मॉल एंड लार्ज कैप का अगर बैलेंस्ड है तो अपने आप थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम हो जाता है। बट बियॉन्ड ए पॉइंट हम बहुत ज्यादा फोकस वोलेटिलिटी पे नहीं करते हैं, फोकस अर्निंग और ग्रोथ पे करते हैं। वहां पे कुछ चेंज हो तो पोर्टफोलियो में एक्शन लिया जाता है। ओके। अच्छा, कितना ऑफन पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाता है, रीबैलेंस किया जाता है? कोई सेट फॉर्मेट है, कितना टाइम देना है जो स्टॉक्स हमने पिक किए हैं, या फिर ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है? नहीं, ये प्रोसेस है, बट एनीवेज अगर हम कोई स्टॉक लेते हैं उसको मिनिमम 1 से 3 साल के होराइजन से लिया जाता है। बट उसका जो रिव्यू है हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, इवन डे टू डे बेसिस पे भी हम रिव्यू करते हैं। तो अगर हमारा जो क्वार्टरली ट्रेजेक्टरी कंपनी का ठीक जा रहा है, या अगर ठीक नहीं भी जा रहा है बट उसका जो कारण है टेम्परेरी है, तो उसके हिसाब से ज्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। बट जहां पे हमको लग रहा है कि जो हमने सोचा था वो पैन आउट नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हम उसको रीशफल भी कर देते हैं। बट ये डे टू डे है, बट ऑन क्वार्टरली बेसिस हम पोर्टफोलियो का अर्निंग, उसका पीईजी रेशियो क्या है वो रिव्यू करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम कॉल लेते हैं। ओके। अच्छा, अभी आप क्या फुल्ली इन्वेस्टेड हैं, पहला सवाल। और इसी का दूसरा पार्ट ये है कि जब अनसर्टेन टाइम्स होते हैं तब कोई स्ट्रैटेजी आपकी रहती है, कोई हेजिंग की या कैश एलोकेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ इस तरीके का होता है इस फंड के थ्रू? जी, नॉर्मली हम लोग ज्यादा कैश कॉल नहीं लेते हैं। तो आज की डेट में भी हमारे पोर्टफोलियो में मल्टी कैप की बात करूं तो 3-3.5% के आसपास का ही कैश है। तो वोलेटिलिटी में अगर हमारा ये मानना है कि अगर आपको किसी स्टॉक में नेक्स्ट 2 से 3 साल में अच्छा रिटर्न बनाने की संभावना दिख रही है और आपके वैल्यूएशन फ्रेमवर्क में बैठ रहा है, तो फिर उसमें करेक्शन का या मार्केट वॉलिडिटी का वेट नहीं करना चाहिए, तो फिर हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बियॉन्ड ए पॉइंट बहुत ज्यादा कैश कॉल नहीं लेते हैं, 3 से 5% के आसपास का कैश रखते हैं। और अगर स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी होती है तो फिर विद इन द पोर्टफोलियो हम शफल कर लेते हैं। कोई स्टॉक अगर कम गिरा है, उसके सामने एक स्टॉक ज्यादा गिर गया है, तो हम उसमें रीशफल कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिडेंस लेवल। ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें या इन्वेस्टर एपेटाइट की बात करें, तो पहले होराइजन की बात करते हैं। अगर कोई एक्सपोजर लेना चाहे इस मल्टी कैप फंड में, तो एटलीस्ट कितना टाइम लेकर चले इसकी एक्चुअल पोटेंशियल, ताकि उनके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो? बीइंग एन इक्विटी प्रोडक्ट, तो हमारे हिसाब से मिनिमम टाइम होराइजन जो कि डाइवर्सिफाइड फंड है, मिनिमम 3 साल के हिसाब से लेके चलना चाहिए। बिकॉज ईयर टू ईयर वोलेटिलिटी मार्केट में बना रहता है। जैसा कि आपने बोला कि हमारा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो उसमें रिटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो अगर 3 साल से कम का होराइजन है तो आई थिंक इक्विटी एज ए व्हीकल में नहीं आना चाहिए। और 3 से 5 साल का आई थिंक आइडियल होराइजन है। अगर कोई स्मॉल कैप में जा रहा है तो 5 साल, अगर कोई डिवर्सिफाइड फंड में आ रहा है तो 3 साल है। बिकॉज 3 साल में एक फुल साइकिल हो जाता है। बिकॉज कोई भी हम कंपनी भी लेते हैं
उसमें नेक्स्ट 3 साल का अर्निंग प्रोजेक्शन लेके ही काम करते हैं, और नेक्स्ट 2-3 साल में अगर कंपाउंडिंग होता है तो ही उसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाता है। तो आई वुड से कि मिनिमम 3 साल, बट अगर किसी को वेल्थ क्रिएट करनी है तो मोर देन 5 ईयर्स के होराइजन से लेके किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दीक्षित जी, क्योंकि यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट बराबरी का एक्सपोजर है, तो क्या इसे हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स ही अप्रोच करें, या किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए वेल सूटेड है? जी, ये थोड़ा सा बैलेंस प्रोडक्ट है। तो इन्वेस्टर्स एनीवे जो इक्विटी में आता है उसको हाई रिस्क ही बोला जाता है। तो अगर कोई इक्विटी का इन्वेस्टर है जो कि वोलेटिलिटी को सहन कर सकता है, डे टू डे क्वार्टरली वोलेटिलिटी को सहन कर सकता है, आई थिंक उसके लिए एक आइडियल प्रोडक्ट है। तो अगर इसका रिस्क प्रोफाइल देखेंगे तो ये प्रोडक्ट लार्ज कैप से थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप भी हैं, और बट स्मॉल कैप से कम वोलेटाइल रहने की संभावना है। तो ये विद इन एक बैंड में आ जाता है, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बैंड में आ जाता है। तो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स डेफिनेटली उनके लिए ही है। बट अगर किसी का रिस्क एपेटाइट कम है, जिनको डे टू डे वोलेटिलिटी से घबराहट होती है, तो फिर उनके लिए बाकी जो हमारे बैलेंस्ड या मल्टी एसेट है उसमें जाना चाहिए। बट ये जो फंड है वो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही है। हाई रिस्क मीन्स जो इन्वेस्टर्स वोलेटिलिटी को सहन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए, तमाम चर्चा हुई LIC म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप फंड के बारे में, और कहाँ एक्सपोजर है, क्या अप्रोच इस फंड को लेकर फंड हाउस की रहती है, ये तमाम डिटेल्स दीक्षित जी ने यहाँ पर समझाई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके के इन्वेस्टर्स यहाँ एक्सपोजर ले सकते हैं, एटलीस्ट कितना टाइम होराइजन आप लेकर चलिए। तमाम बारीकियाँ, तमाम बातें इस पूरे कॉन्वर्सेशन में दीक्षित जी ने बखूबी समझाई। थैंक यू दीक्षित जी आने के लिए शो में, और इस फंड के बारे में तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये तो चर्चा हुई LIC म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड की, और इसी के साथ इस खास शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।